10 तो बज गए। नमस्कार बच्चों, आज है 29 अगस्त 2020 और प्रातःकाल 10 बजे हैं। करंट अफेयर को लेकर के हम आपके बीच में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर रहेगी उसको लेकर के हम अपने प्रश्न डालेंगे। ठीक है, तो आप सभी दोस्त लाइव आ गए होंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब देखिए 29 अगस्त है तो यहीं से अपने प्रश्नों को आरंभ करते हैं। एक बार वो ललित सिंबल लगा दे भाई, सामने पता लगता रहे कौन सा बच्चा प्रश्न उठा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए फर्स्ट प्रश्न। आज है 29 अगस्त, 29 अगस्त और 29 अगस्त को देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट प्रश्न ही हम यहां से आरंभ करते हैं अपना। 29 अगस्त को देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा सर राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब पॉइंट ये उठता है, जब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो किस व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जिस भी साथी का बीच में कोई क्वेरी बनती है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप टच करके देखोगे तो आपको 3 प्रकार के सिंबल दिखाई देंगे। लाइक दैट, जिसमें आपको दिखाई देगा एक तो लाइक दैट ऐसे मैसेज वाला दिखाई देगा आपको, स्पोर्ट्स दिवस। ठीक है, प्रीतम यादव राइट। और अभी योगी, आपका क्या प्रश्न है, एक बार दोस्त बोलिए आप। सर ये आपकी करंट अफेयर की क्लास जो होती है वो कितने बजे होती है? अभी 10 बजे का शेड्यूल डाल दिया जी आज से करंट अफेयर के लिए। हाँ सर इसका नोटिफिकेशन भेज दिया करो आप टाइम से, हाँ, कल सुबह से ही भेज आपको दिया करो क्लास का नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको ना 2 घंटे पहले मिल जाएगा कल से। ठीक है, ओके सर, ओके, वेलकम वेलकम डियर, वेलकम। थैंक। ओके, तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो ऐसा भी आपने आंसर डाल दिया है कि मेजर ध्यानचंद। क्या डाला है, मेजर ध्यानचंद। अब पॉइंट ये उठता है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ कब था। भाई इतना तो हमने देख लिया, और उसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, हमें यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, आप कहोगे सर 29 अगस्त। अब आपने माइंड में रखना है कब, 1905 ईस्वी को। 29 अगस्त 1900 में हुआ था, 5 ईस्वी को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, मेजर ध्यानचंद का। अब 1905 ईस्वी को हमारे देश में एक घटना और भी घटी थी, वो भी आपने माइंड में रखनी है। और देश में इस समय पर दूसरी बड़ी घटना कौन सी घटी थी, ठीक है ना, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। वो विभाजन किया किसने था, आपको ये भी याद होगा। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं पॉइंट को, ठीक है ना। तो ये बात माइंड में रहे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। एक्चुअल में बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक पूर्वी बंगाल था और दूसरा कौन सा था, पश्चिमी बंगाल था। ठीक है ना, कौन सा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। एक तो पूर्वी बंगाल था और एक पश्चिमी बंगाल था। और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ ना, उस समय पर कौन से बंगाल में मुसलमानों की तादाद अधिक थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की और पश्चिम बंगाल में किसकी थी, हिंदुओं की तादाद अधिक थी। क्लियर पॉइंट। चलो, अब पर प्रश्न ये उठता है कि मेजर ध्यानचंद जो थे ना, इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के द्वारा क्या लिखी गई है, आत्मकथा भी लिखी गई है। और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो आत्मकथा का नाम है गोल। क्या नाम है, गोल। अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिले
ठीक है ना, या बुक आपको हाथ लगे, आज तो शायद गूगल पे भी डाल रखी है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पुस्तक के अंदर जो उन्होंने 1936 के ओलंपिक का वर्णन किया है, तो बड़ा मजेदार वर्णन किया है, एक बार आप उसको अवश्य पढ़ के देखें कि किस प्रकार भारत 1936 के फाइनल में पहुंचता है। दूसरी तरफ जर्मनी होता है, जर्मनी और भारत का फाइनल मुकाबला जर्मनी के बर्लिन में खेला जा रहा है। कहां पर खेला जा रहा है? जर्मनी के बर्लिन में खेला जा रहा है। और उस मैच को देखने के लिए उस समय जर्मनी के तानाशाह, जिसका नाम क्या था? हिटलर। क्या नाम था? जर्मनी के तानाशाह, जिनका नाम क्या था? हिटलर, स्वयं देखने के लिए आ जाते हैं। और वो आपको पता है कि कभी भी जर्मनी को पराजित होते नहीं देख सकता था। राजेश कुमार, बोलिए दोस्त, क्या प्रश्न है आपका? राजेश। ओके, तो वहां पर जब मुकाबला हुआ और भारत ने जब उस मैच को जीता, तो जो हिटलर था, हिटलर ने भारतीय टीम को बुलाया था और वहां पर मेजर ध्यानचंद जी क्या कर रहे थे? उसमें नेतृत्व कर रहे थे। तब मेजर ध्यानचंद की और हिटलर की आपस में बात हुई और बात में उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद, आगे से आप भारत की तरफ से खेलोगे और आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगी, शोहरत मिलेगी, जो पद कहोगे वो पद मिलेगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने क्या कहा था कि मैं भारत और भारतीय सेना से बड़ा संतुष्ट हूं और मैं आगे भी भारत की तरफ से ही खेलना पसंद करूंगा। समझ में आ गया पॉइंट? तो उस व्यक्ति के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त प्रति वर्ष। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कहता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया जी अगला, ये बात माइंड में लेकर के चलें, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस एज के व्यक्ति ने इतना बड़ा अवार्ड जीता है। प्रश्न देखिए अगला क्या कहता है। ये कहता है 2020 का इंटरनेशनल, 2020 का क्या? इंटरनेशनल बुकर, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता? ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पुरस्कार किसने जीता तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बताइए ये पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ठीक है, एक ऐसा प्रश्न तो आपके एग्जाम के अंदर घुमा फिरा के डालना ही डालना होता है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो ये पुरस्कार किसने जीता है? हाँ ये ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए फिर अभी, ये पुरस्कार जीता किसने है? तो ये पुरस्कार जीतने वाला कौन है? मैरी के। नोट कर ले इस पॉइंट को, मैरी के, क्योंकि अगर किसी पॉइंट को हमने नोट किया है, अपने हाथ से लिखा है, तो उस पॉइंट को लंबे समय तक हम नहीं बोलते। मैरी के लुकास, अगर पूरा नाम पूछता है आपसे तो पूरा नाम आएगा मैरी के लुकास रीजने, मैरी के लुकास रीजने वेल्ड। ठीक है ना, समझ में आया पॉइंट? ये उसका पूरा नाम, जिसने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है, मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड। ठीक है, इसने क्या जीता है? पूरा अवार्ड, ये बुकर पुरस्कार को जीता है। अब याद रहे, इस पुरस्कार को जीतने वाली सबसे कम आयु की बनी है, सबसे कम आयु की कौन बनी है? मैरी के लुकास। और मैरी के लुकास की आयु कितनी है? तो मैरी के लुकास की आयु दोस्तों आपकी कितनी है? मात्र 30 वर्ष की है, 30 वर्ष की है। एक पॉइंट और माइंड में लेके चलें, अगर आज का अखबार आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर जो इसकी आयु डाली गई है, तो इसकी आयु उसमें मात्र और मात्र कितनी डाली गई है? 29 वर्ष डाली गई। कितनी डाली गई है? 29। लेकिन ये 30 वर्ष की कंप्लीट होने वाली है, तो इसमें 30 को हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु उसकी? 30 वर्ष की आयु है। फिर प्रश्न उठता है कौन से देश से है? कौन? मैरी के लुकास कौन से देश की है? तो नीदरलैंड की है।
मैरी के लुकास कौन से देश के दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये है नीदरलैंड से। कहां से? ये नीदरलैंड से है। फिर पॉइंट ये उठता है कि नीदरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? नीदरलैंड की राजधानी का, ठीक है, तो नीदरलैंड की आपकी राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम क्या नाम है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। और नीदरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? अगर ये पॉइंट आपका डालता है कि नीदरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नीदरलैंड की मुद्रा का नाम आपका यूरो, ठीक है ना। यानी कि यूरोप के बहुत सारे देशों के अंदर ये मुद्रा आपकी प्रचलन में है, जिसका नाम क्या है? यूरो। क्लियर पॉइंट एकदम? यस या नो? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया दोस्तों? चलो ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अपना। ये बुकर पुरस्कार आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। आपके पास अगर नोटबुक है तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो? नोट भी कर सकते हो। क्लियर? चलो अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या बनता है। इसको मैं साफ कर देता हूं और फिर अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कल एक साथी ने बोला था सर ये तो प्रश्न कुछ रिपीट होने लग रहे हैं। आज वाले प्रश्न बिल्कुल आपको एकदम नए प्रश्न दिखाई देंगे, ये बात माइंड में लेके चले, ठीक है ना। यानी कि ऐसे प्रश्न हैं कि जो पहले आपने नहीं किए हुए हैं, डेफिनेटली ये रहेगा। ये देखिए कहता है भारतीय मूल की प्रथम महिला भारतीय मूल की प्रथम महिला ब्रिटेन के मेमोरियल प्लांक से सम्मानित हुई है। ये पुरस्कार का नाम है जी मेमोरियल प्लांक, ठीक है ना। और इस पुरस्कार से भारतीय महिला क्या की गई है? सम्मानित की गई है। और प्रथम भारतीय मूल की महिला है जिसको ये सम्मान दिया गया है, उसका क्या नाम है? तो आप बताने का प्रयास करें उस महिला का क्या नाम है। तो महिला का जो नाम रहेगा उसका नाम रहेगा नूर, क्या नाम रहेगा? नूर इनायत। और ये नूर इनायत का संबंध भारत में कौन से वंश से रहा? बड़ा प्रसिद्ध पॉइंट है जी, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो नूर इनायत के बारे में कहा जाता है कि आपने नाम सुना होगा, मैसूर का एक राजा होता था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान, ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान का जो परिवार है, जो वंशज हैं, उन्हीं के परिवार से किसको माना जाता है? नूर इनायत को माना जाता है। और टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर कब बैठा था? गद्दी पर। साथ में कुछ पॉइंट और भी आपके क्लियर कराने का प्रयास करा हूं कि गद्दी पर कब बैठा था टीपू सुल्तान। तो आप कहोगे सर टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में। कब? 1782 ईस्वी में। 1782 में क्या हुआ था? क्योंकि इस समय ना द्वितीय मैसूर युद्ध चल रहा था, 1780 से लेकर के और 1784 के बीच में। कौन सा युद्ध चला था? द्वितीय मैसूर युद्ध चला हुआ था। और उसके बीच में ही 1782 ईस्वी में जो टीपू सुल्तान के पिता थे, क्या नाम था उनका? हैदर अली। क्या नाम था दोस्तों? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु भी कब हुई थी? 1782 में। और टीपू सुल्तान भी नेतृत्व कब करने लगा था? 1782 ईस्वी में, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने वहां पर नेतृत्व करना आरंभ कर दिया था। और फिर गद्दी पर कब तक रहा था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? आपको याद होगा कि मैसूर का चौथा युद्ध कब लड़ा गया था? आंगल मैसूर युद्ध के नाम से। आंगल मैसूर युद्ध। कौन सा आंगल मैसूर युद्ध? चौथा आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप कहोगे क्या? 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था?
1799 ईस्वी में लड़ा गया था। और 1799 ईस्वी में ही लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बोले तो कहां पर प्राप्त हुए थे वीरगति को, कहां पर मारे गए थे, वो जगह कौन सी थी, ऐसा प्रश्न भी हमारे एग्जाम में कई बार पुट किया जाता है। तो वो जगह अगर आपसे पुट करता है तो उसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा श्री रंगापट्टनम। क्या रहेगा, श्री रंगापट्टनम। और वर्तमान में आपसे पूछ ले कि रंगापट्टनम कौन से राज्य के अंदर है, तो जो रंगापट्टनम है वो आपका कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। रंगापट्टनम आपका कहां पे है वर्तमान समय में, तो आपके कर्नाटक के अंदर है। तो एक बार टेक्नीशियन थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही, इसको साफ किया जाए। क्लियरिटी भी खराब हो रखी है, मे भी तो शायद बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। एक बार साफ किया जाए थोड़ा, हाँ इसको क्लियर किया जाए थोड़ा और किया जाए। हाँ ठीक है। अब देखिए श्रीरंगापट्टनम कहां पर है वर्तमान समय में, तो कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। अब माइंड में आपने ये बात रखनी होगी कि कर्नाटक का राज्यपाल कौन है, राज्यपाल। देखिए दोस्तों एक बात माइंड में रहे भैया जी, कंपटीशन के अंदर जितनी मेहनत आप करोगे एग्जाम में आप वाली काम आएगी। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेहनत करा सकते हैं आपके साथ लग के, ठीक है ना, लेकिन मेहनत आपकी ही काम आएगी। आपने इन चीजों को, आंकड़ों को माइंड में करना ही होगा, ठीक है। तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो आप कहोगे सर बज्जू भाई वाला, बज्जू भाई वाला। और सीएम कौन है कर्नाटक के, तो आप सभी को पता है कर्नाटक के जो सीएम हैं उनका नाम है बीएस येदुरप्पा। कौन है, बीएस येदुरप्पा। तो अभी जो ये महिला थी नूर इनायत, इसको ये प्रथम भारतीय मूल की महिला बनी जिसको मेमोरियल प्लांक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहां पर है, ब्रिटेन के अंदर। शायद पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा एवरीवन, यस या नो, क्लियर हो गया ना। चलो ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हमारा क्या बनता है। आज मैं आपके करंट अफेयर के प्रश्नों को ट्रेडिशनल के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट बिल्कुल एकदम सेट हो जाए कि बाहर ही ना निकल पाए। समझ में आया कि नहीं आप पॉइंट। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी, ले जी काफी बड़ा पॉइंट और काफी अच्छा प्रश्न बनने लग रहा है आपका। किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है, कि विशेष पैकेज की घोषणा की है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में आंसर भी डाल सकते हैं, उसके लिए आप पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है बिल्कुल सीमित और सभी बच्चे जान पहचान के हैं। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बच्चा आपको नहीं मिलेगा, अफरा तफरी की बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा, सभी के सभी पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, सिंसियर बच्चे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप कमेंट में जाकर के आंसर डाल सकते हैं कि उस राज्य का क्या नाम है जिसने कोरोना महामारी के दौरान अपने नागरिकों को, कैसे नागरिकों को, गरीब परिवारों को 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज की घोषणा की है, कि वो राज्य कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों उस राज्य का नाम आपका रहेगा उड़ीसा। क्या नाम रहेगा, उड़ीसा रहेगा, ठीक है। अब जो उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में सभी के दौड़ने लग रही होगी सर भुवनेश्वर। क्या नाम है, भुवनेश्वर। फिर उड़ीसा के राज्यपाल का क्या नाम है, ये तो आपका कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आ जाना चाहिए, राज्यपाल, क्योंकि इस व्यक्ति का संबंध तो हरियाणा के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना।
कि ये व्यक्ति तो आपके कहां से संबंधित है, हरियाणा से ही संबंधित है। तो इस व्यक्ति का नाम है श्री गणेशी लाल। आपको प्रोफेसर गणेशी लाल भी लिखा हुआ मिल सकता है, वहां पर आपने कोई अतिशोक्ति नहीं रखनी है, ठीक है ना। कौन है प्रोफेसर गणेशी लाल या श्री गणेशी लाल, जो हरियाणा के कौन से जिले से है, आपका सिरसा से है, ठीक है। कहां से है, सिरसा से। जो अभी मैं आपको करंट अफेयर कराने लग रहा हूं, और केंद्र सरकार ने, अब तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आया हुआ है, उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा और भी की है। और बड़ी घोषणा क्या की है कि पूरे देश के अंदर एक टेस्ट होगा, पूरे देश का क्या होगा, एक टेस्ट होगा, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके अंदर आपके 4 ही सब्जेक्ट आएंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है, किसी अन्य सब्जेक्ट पर आपने ध्यान फोकस नहीं करना है। और 4 सब्जेक्ट सीईटी में कौन से आएंगे, किसी भी राज्य के अंदर कोई भी टेस्ट होगा, सबसे पहले आपने सीईटी को क्लियर करना पड़ेगा। सीईटी को किसको क्लियर करना पड़ेगा, अगर ये क्लियर करोगे तो ही आप एलिजिबल माने जाओगे, अन्यथा आप एग्जाम के लिए योग्य नहीं माने जाओगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और वो 4 सब्जेक्ट आपके कौन से होंगे, जिनके अंदर आपने कॉमन तैयारी करनी होगी, अन्यथा तो आप कंपटीशन से तुरंत बाहर हो जाओगे। न तो आप हरियाणा एग्जाम में बैठ पाओगे, ना आप उड़ीसा के में बैठ पाओगे, ना आप दिल्ली वाले में बैठ पाओगे। आगे से ये बात भी आपने माइंड में रखनी होगी, जो भर्तियां चल रही हैं ये सही है, आगे से होगा आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। और उसके अंदर 4 सब्जेक्ट कौन से होंगे, 1, 2, 3 और 4। मैथमेटिक्स क्या होगा, आपका रीजनिंग होगा, आपकी इंग्लिश होगी, और आपका जीएस होगा, ठीक है ना। ये चारों सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है तो ही आप उस टेस्ट के लिए योग्य माने जाओगे। बाकी सभी सब्जेक्टों को आप प्राथमिकता देनी छोड़ दीजिए एक बार कुछ दिनों के लिए, क्योंकि पहले हमारा ये टेस्ट क्लियर होगा, उसके बाद ही हम फिर योग्य होंगे किसी भी एग्जाम के अंदर बैठने के लिए। तो ये घोषणा भी केंद्र सरकार ने कर दी है, और कुछ दिन के बाद आपके सामने इसका शेड्यूल आ जाएगा। एक घोषणा और भी कर दी है कि प्रति वर्ष में ये टेस्ट कितनी बार होगा, 2 बार होगा। कितनी बार होगा, 2 बार होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कितनी बार होगा, वर्ष में 2 बार होगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और इसकी जो वैलिडिटी है, इसका जो समय है वैलिडिटी का, वो दोस्तों माइंड में रखना है 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का होगा, ठीक है ना। तो हमने इन सब्जेक्टों पर फोकस रखना है, चाहे आप आगे रेलवे की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करें, इन सभी के अंदर आपका एक ही टेस्ट आएगा, ठीक है। और इसको मानने वाला पहला राज्य है जिसने घोषणा भी कर दी है कि हम अपने राज्य के अंदर उसको अथॉरिटी दे रहे हैं, वैलिड कर रहे हैं। उसका नाम क्या है, वो भी आपका आ चुका है, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अपना पूरा फोकस रखना होगा, ये बात हमने माइंड में रखनी है। क्या रखना होगा, पूरा फोकस रखना होगा, ठीक है। तो राज्यपाल का क्या नाम था उड़ीसा वाले के, आपने कहा प्रोफेसर गणेशी लाल, जो कि सिरसा से संबंधित हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नवीन पटनायक है। कौन है, नवीन पटनायक। क्लियर पॉइंट। तो ये था आपका प्रश्न। चलो आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस है, थोड़ा ध्यान से देखना है। इंडियन एक्सप्रेस है टेक्नोलॉजी इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 है। सभा अवार्ड 2020 किस राज्य को दिया गया, किस राज्य को दिया गया, ये बताना है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020, कौन सा, 2020 किस राज्य को दिया गया है। तो आपने ये हमें आंसर देना है कि कौन से राज्य को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल एकदम नए प्रश्न और अच्छे प्रश्न आपके लिए निकाल करके लेके आऊं दोस्तों, ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो ये अवार्ड कौन से राज्य को दिया गया है, उस राज्य का नाम आपने बताना है। तो दोस्तों उस राज्य का नाम आपका क्या रहेगा, राज्य का नाम आपका रहेगा तेलंगाना। क्या रहेगा, तेलंगाना। क्लियर पॉइंट, क्या रहेगा,
तेलंगाना रहेगा। अब पॉइंट ये उठता है कि तेलंगाना की राजधानी, तो तेलंगाना की राजधानी आपकी क्या रहेगी, आप सभी को पता है हैदराबाद रहेगी। क्या रहेगी, हैदराबाद, हैदराबाद रहेगी। और तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है, पता है क्या आपको, तेलंगाना के राज्यपाल का क्या नाम है? ठीक है ना, तो शायद कल या परसों भी आया था हमारे सामने तेलंगाना के राज्यपाल। ठीक है, तो तेलंगाना के राज्यपाल जो हैं डॉक्टर तमिल साई। कौन है, डॉक्टर तमिल साई तेलंगाना के क्या है, राज्यपाल हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, सीएम का क्या नाम है? तो तेलंगाना के जो सीएम है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। क्लियर एकदम, पॉइंट समझ में आ गया? तो ये पॉइंट बनता है। फिर तेलंगाना का गठन कब हुआ था, ये पॉइंट तो आप सभी के माइंड में होगी। ठीक है, कि तेलंगाना का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 2014 ईस्वी में। कब, 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, और यही आपके मुख्यमंत्री हैं, वो चले आ रहे हैं। समझ में आ गया पॉइंट कि नहीं समझ में आया? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ दौड़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। इसने कहा विश्व उर्दू सम्मेलन, ले भाई जी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है? समझ में आया पॉइंट? विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, हमने ये बताना है। तो विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन आपके भारत के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है, भारत के अंदर किया गया है। कौन सा सम्मेलन है ये आपका, 2020 का है। कहाँ का है, कब का है, 2020 का है ये उर्दू सम्मेलन। कहाँ पर किया गया है, भारत में। और भारत में कौन से राज्य के अंदर किया गया है, तो भारत का आपका दिल्ली के अंदर किया गया, आपकी यूटी है, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी दिल्ली के अंदर किया गया है। फिर वही प्रश्न बनता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल का अनिल बैजल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी को पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल। चलो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है। इसने कहा हाल ही में किस देश के, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने बीमारी के कारण त्याग पत्र दे दिया है? यानी कि कौन से देश के प्रधानमंत्री ने, कौन से देश के प्रधानमंत्री ने बीमारी के कारण अपने पद से क्या दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। और कपिल का यहाँ पर आंसर मिला है, वेरी गुड कपिल, ठीक है ना, कि उस देश के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, तो वो देश कौन सा है, तो जापान। क्या नाम है, जापान। और बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं ये जापान के, ये भी हमने माइंड में रखना है। यानी कि काफी लोकप्रियता है जापान के अंदर। और जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, अगर नाम आपसे पूछ ले जिसने त्याग पत्र दिया है, तो आप डाल सकते हैं शिंजो आबे। क्या डाल सकते हैं, शिंजो आबे, ठीक है। अपने देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने भी कल साय को ट्वीट कर दिया था कि मैं मेरे मित्र के स्वस्थ होने की कामना करता हूं कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। फिर जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी विश्व में सर्वाधिक आबादी वाली राजधानी है, ये भी हमने माइंड में रखना है। तो जापान की राजधानी का क्या नाम है, टोक्यो। क्या नाम है, जापान की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, टोक्यो है। और टोक्यो में आपके 2020 के ओलंपिक होने थे, ये भी आपको पता होगा ना,
2020 के क्या होने थे? ओलंपिक होने थे, लेकिन विश्व महामारी के चलते उनको स्थगित कर दिया गया है और 2021 में वो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। अब जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान की मुद्रा का क्या नाम रहेगा दोस्तों? तो जापान की मुद्रा का नाम रहेगा आपका क्या? येन रहेगा। समझ में आ गया पॉइंट? क्या रहेगा? येन रहेगा। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अगला प्रश्न बिल्कुल प्रीतम यादव एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या बनता है। किस देश ने हाल ही में किस देश ने हाल ही में सबसे बड़े हाइड्रोजन क्या कहा है? सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का एक विघटित वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी किया है, यानी कि उस देश का क्या नाम है जिसने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का वीडियो जारी किया है? ठीक है ना। तो बिल्कुल कपिल एकदम राइट आंसर आपका। रूस के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? रूस के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन मायने में रहे कि ये विस्फोट कब किया गया था और इसकी अक्षमता कितनी थी, उसके बारे में भी हम थोड़ी ही बात करेंगे। ठीक है, याद रहे कि ये जो विस्फोट किया गया था ये भी हाल में नहीं किया गया, ये 59 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 59 वर्ष पुराना है। कितने पुराना है? 59 इयर्स ओल्ड विस्फोट है, जो अभी उसकी वीडियो जारी की है। किसने जारी की है? रूस ने जारी की है। आपको याद होगा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त क्यों हुआ था? क्योंकि जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी, कौन से? एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरे का नाम क्या था? नागासाकी के ऊपर अणुबम डाले गए थे अमेरिका के द्वारा। और जो हिरोशिमा पर डाला गया था लिटिल बॉय, यानी कि हिरोशिमा पर जो अणुबम डाला गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और लिटिल बॉय ने जितनी एनर्जी क्रिएट की थी, ठीक है ना, उसके मुकाबले में 3033 गुना। कितने गुना? 3033 गुना इसके अंदर से एक साथ एनर्जी निकली थी। ठीक है ना। और किसके अंदर? जो हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया गया था जापान के द्वारा। कब किया गया था? तो 2020 में से आप 59 माइनस कर सकते हैं और वो आंसर भी आपका निकल करके सामने आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और इस हाइड्रोजन बम का उन्होंने उस समय पर क्या नाम दिया था? इवास का नाम दिया था। इवास, जो इन्होंने परीक्षण किया था ना रूस ने, उस हाइड्रोजन बम को इन्होंने क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? इवास का नाम दिया था। क्लियर एकदम पॉइंट? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है। ये मैंने आपको बताया है विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 आपका दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया? आपने कहा सर जापान के प्रधानमंत्री ने। राजधानी क्या थी जापान की? टोक्यो। मुद्रा क्या थी? येन। 2020 ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया है, 2021 में होंगे। और किस देश ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का भी वीडियो जारी किया है, जो कि 59 वर्ष पुराना विस्फोट किया गया था। और उसकी एनर्जी कितनी थी? जो हिरोशिमा पर अणुबम डाला गया था उससे 3033 गुना, 3333 गुना ज्यादा एनर्जी क्रिएट की थी। ठीक है, तो इनके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। चलो अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है उसको देखेंगे। ये किसने किया है? ये रूस ने किया है।
तो रूस को लेकर के भी थोड़ी ही बात कर देते हैं, सोवियत संघ की भी बात करेंगे। तो रूस की राजधानी क्या आपकी, रूस की राजधानी, तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप बीच बीच में आंसरों को, ठीक है। तो रूस की राजधानी का क्या नाम है, तो मॉस्को। रूस की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों, तो रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। और रूस की मुद्रा का क्या नाम है, मुद्रा आप बता सकते हैं। तो रूस की जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल, ठीक है। ओके, अब एक पॉइंट और डालता हूं यहां पर, और पॉइंट क्या डालता हूं कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। कई बार हमारे एग्जाम में देखने को मिला है, रूस की संसद को, रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो रूस की संसद को क्या कहा जाता है, योगी गुड मॉर्निंग। रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। ये भी आपने माइंड के अंदर रखना है। जिन्होंने हाइड्रोजन का जो परीक्षण किया था उसका वीडियो जारी किया है, 59 वर्ष पुराना था, उसके बारे में हमने बात की है, ठीक है ना। और सोवियत संघ के नाम से इसे जाना जाता था, किस नाम से, सोवियत संघ, सोवियत संघ, क्योंकि बहुत बड़ा था और अनेकों देशों का संगठन इसके अंदर चला हुआ था। फिर आपको पता है कि 1945 में एक नए प्रकार का युद्ध आरंभ हुआ था जिसका नाम था शीत युद्ध। क्या नाम था, शीत युद्ध, जिसे कोल्ड वार कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे कोल्ड वार कहते हैं। और ये कब तक चला था आपका, अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कब तक चला था, तो हम कहते हैं 1991 ईस्वी में। और 1991 में किसका विघटन हो गया था, सोवियत संघ का, ठीक है ना। तो ये बात आपने मायने में रखनी है। क्लियर पॉइंट। चलो अपना प्रश्न देखते हैं अगला क्या कहता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर कोमा स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान, फिटनेस अभियान किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है, किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है। तो बताने का प्रयास करें कि उस राज्य का क्या नाम है जिसने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान को आरंभ किया है। उस राज्य का क्या नाम रहेगा, तो दोस्तों उस राज्य का नाम आपका क्या रहेगा, दिल्ली के द्वारा आरंभ किया गया है। किसके द्वारा आरंभ किया गया है, दिल्ली के द्वारा आरंभ किया गया है। दिल्ली के राज्य उपराज्यपाल सीएम उनके बारे में हमारी पहले बातें हो चुकी थी। इसी बीच हम अगला प्रश्न अपना उठा रहे हैं यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या रहेगा, देखिए जी सरकार, प्रतीक्षा नामक, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस, समुद्री एम्बुलेंस, प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य ने, किस राज्य ने आरंभ की है। उस राज्य का नाम बताना है कि जो प्रतीक्षा नामक समुद्री क्या है एम्बुलेंस है वो कौन से राज्य के द्वारा आरंभ की गई है। तो अभी साथी है जिसका नाम क्या है, गौरव राजपूत। बोलिए जी सर, क्या प्रश्न आपका। सर क्या मैथ्स की क्लास होगी? थोड़े स्लो बोलो बेटा, थोड़े स्लो, फोन को थोड़ा दूर करो एक बार। सर मैथ्स की क्लास होगी? मैथ्स की क्लास, मैथ्स की क्लास अगर कहोगे तो आज भी करवा देंगे। कल भी आपने बोला था, कल भी मैथ्स की क्लास हुई थी बाद में, ठीक है ना। और लाभ हाँ लाभ आने का कल सर ने टॉपिक कराया था, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के हिसाब से ही कराने का प्रयास किया था। आज भी अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हो जाएगी, क्यों नहीं होगी।
ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके, वेलकम डियर। चलो देखते हैं अपने पॉइंट को। प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य ने आरंभ किया है, ये बात आपने माइंड में रखना है। तो प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस जो है ये केरल राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है। कौन से राज्य के द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। किसके द्वारा आरंभ किया गया है? केरल राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है। समझ में आ गया पॉइंट कि कौन से राज्य ने? अब पॉइंट ये उठता है कि थोड़ी मैं समुद्रों को लेकर के, उससे लेकर के अपनी जो जीएस बनती है ट्रेडिशनल, उसके ऊपर भी अभी डिस्कस करूंगा मैं आपसे, ठीक है ना, कि केरल के राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम, ठीक है ना? तो केरल का राज्यपाल का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का सीएम कौन है? तो आपको पता है पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। अभी समुद्र को लेकर के एक प्रश्न डाला है कि समुद्री एम्बुलेंस को आरंभ करने वाला राज्य कौन सा है। तो मैं समुद्री जानकारी एक बार थोड़ी सी मैं आपसे साझा करता हूं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, अपना पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर। सिंपली पॉइंट कई बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं और प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगी हुई है? समुद्र के साथ लगी हुई है। अगर आप पिछला एग्जाम उठा करके देखेंगे दिल्ली पुलिस का, तो आप कहोगे सर ये सेम प्रश्न वहां पर देखने को मिला हमें, ठीक है ना? तो कितने राज्यों की सीमा है वो किसके साथ लगी हुई है? समुद्र के साथ लगी हुई है, ठीक है? तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा, आपकी कमेंट में तो मेरे को देखने को नहीं मिला है, लेकिन मैं डाल देता हूं कि 9 राज्यों की सीमा लगी है। कितने राज्यों की? 9 राज्यों की सीमा। अब यहां से एग्जामिनर कैसे आपको पजल करता है प्रश्नों को लेकर के, देखिए, और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों पर ही मैं आपसे बात करने लग रहा हूं। यहाँ पे 9 राज्य कौन से हैं, ये तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में होंगे कौन से राज्य हैं, या उनको भी क्रम से डालें, ठीक है? तो 1 मिनट लगाऊंगा, मैं 9 के 9 राज्य डाल देता हूं आपका। सबसे पहले हम करेंगे गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा, गोवा के बाद क्या आ गया? कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हम क्या करेंगे? अपना केरल, केरल के बाद क्या करेंगे? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद क्या करेंगे? अपना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या करेंगे? अपना ओडिशा और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए, यानी कि 9 राज्य हैं मैंने आपके सामने डाल दिए हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगी हुई है? समुद्र के साथ लगी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। क्लियर पॉइंट? अब मैं आपसे यहां पर एक पॉइंट पहले क्लियर करा रहा हूं कि सर्वाधिक समुद्री सीमा, सर्वाधिक, एक पर्सन डालूंगा, पहले मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं और पर्सन डालूंगा मैं आपके सामने। अब जितने साथी जुड़े हुए हैं एक बात मायने में रहे, देखते हैं कि कौन सा बच्चा उसका राइट आंसर दे पाएगा। पहले मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, और फिर मैं आपसे प्रश्न पुट करता हूं और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर थोड़ा देखो मजा आता है जीके पढ़ने का। सर्वाधिक समुद्री सीमा, सीमा किस राज्य के साथ लगी है? किस राज्य के साथ? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आप कहोगे सर जी गुजरात रहेगा। क्या रहेगा? गुजरात। अगर कह दे कम सीमा किस राज्य के साथ लगी है, किस राज्य के साथ लगी हुई है, तो आपका क्या रहेगा? गोवा रहेगा। क्या रहेगा? अधिक सीमा आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या दोगे उसका? आप कहोगे सर जी उसका गुजरात रहेगा। और कम सीमा अगर आपसे पूछ ले तो क्या कहोगे सर जी? उसका आंसर क्या रहेगा आपका? गोवा रहेगा। आप प्रश्न देखिए सरकार, मैं डालता हूं और आंसर देने का प्रयास करिए जी। ये ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। आर यू रेडी? आप सभी तैयार हो? प्रश्न को डाल दूं प्रश्न? अगर आंसर देने के लिए तैयार हो, जितना कराया है उसी के अंदर से, जितना कराया है इसके अंदर से बिल्कुल 4 लाइनें कराई हैं और 4 लाइनों में से ही अगर यस प्रीतम रेडी, चलो ठीक है। अभी देखिए हमारा प्रश्न भाई,
और ईमानदारी से सभी ने कमेंट में आंसर देना है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। और फिर देखते हैं कि तुरंत भी गड़बड़ हो जाती है। और कैसे प्रश्न आता है, ये पूछता है सर्वाधिक समुद्री सीमा, ऑप्शन भी दूंगा, ये बात याद रहे, पहले टाइप मत कर देना, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपने आंसर देना है। सर्वाधिक समुद्री सीमा किसके साथ लगी हुई है? साथ लगी हुई है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे सामने ऑप्शन होंगे, हमने आंसर उनमें से देना है, हमारे हिसाब से आंसर नहीं देना है। आंसर 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से देना है। प्रश्न देखिए, सर्वाधिक समुद्री सीमा किसके साथ लगी हुई है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। ले जी, ऑप्शन ए क्या कहा उसने कहा जी कर्नाटक के साथ, ठीक है। ऑप्शन बी उसने क्या कहा जी, उसने कहा लक्षद्वीप के साथ। ऑप्शन सी उसने क्या कहा जी, ऑप्शन सी उसने कहा गुजरात के साथ। और ऑप्शन डी उसने क्या कहा जी, ऑप्शन डी कहा उसने अंडमान निकोबार के साथ। ये 4 ऑप्शन है भैया जी। अब आपके आंसर का इंतजार रहेगा। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगी हुई है? चारों ऑप्शन आपके डाल दिए गए, कर्नाटक, लक्षद्वीप, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आपका आंसर और आपके आंसर का पूरा इंतजार रहेगा, ठीक है। तो यहां पर प्रीतम ने एक आंसर दिया अपना, आगे वाले साथी और बोलिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बच्चे हैं वो भी अपना आंसर देने का प्रयास करिए। प्रीतम ने डाल दिया है आपका डी आंसर। प्रीतम ने क्या डाला है? डी आंसर। ये हमारे प्रीतम जी जिन्होंने क्या आंसर दिया है? डी आंसर दिया है, ठीक है। और कोई साथी अगर अपना विचार रखना चाहता है इसके ऊपर तो रख सकता है। तो बिल्कुल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि इसका जो आंसर आएगा आपका अंडमान निकोबार ही आएगा। क्या आएगा? अंडमान निकोबार ही आएगा। याद रहे, अगर वो राज्य डालता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रीतम, बिल्कुल एकदम राइट आंसर था आपका, ठीक है ना। अगर वो राज्य डालता है, क्या डालता है? राज्य शब्द डालता है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। अन्यथा फिर गुजरात से भी ज्यादा सीमा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लगती है। एवरीवन यस नो? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों।